दोपहर के 12 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर पॉलिटिकल शो के साथ हाजिर हूं रुमाना इसार खान। आज की बड़ी सियासी खबरों को डी कोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल एबीपी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी, मुकेश केजरीवाल जी। आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर जिसके साथ शो की शुरुआत करेंगे, लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर एनडीए में आज आम सहमति बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पेच यहां पर आकर अटक रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसका रुख, जिसकी वजह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सहमति बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से टीडीपी नदारद रही। जी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो बैठक जिसमें आम सहमति स्पीकर के नाम पर बनानी थी, उस बैठक में पहुंची ही नहीं। हालांकि एनडीए की दूसरी सहयोगी जेडीयू ने साफ कर दिया है वो बीजेपी के साथ है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन करें। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि स्पीकर पद को लेकर फिलहाल 4 नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। पिछली लोकसभा में स्पीकर रह चुके ओम बिरला, एक तो उनका नाम चल रहा है। ओडिशा से बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब, उनका नाम चल रहा है। बिहार से बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह और आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी। ये वो 4 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस से आई बीजेपी में। आइए जरा नाम दिखा देते हैं आपको। ये हैं वो 4 नाम। इसमें ओम बिरला पिछली सरकार में स्पीकर पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं भर्तृहरि महताब, जो बीजेपी 6 बार के सांसद, लेकिन बीजेडी से बीजेपी में आए। बीजेपी के अपने नेता हैं राधा मोहन सिंह, देश में पहले कृषि मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, 6 बार के सांसद हैं, बिहार से आते हैं, वो भी इस रेस में बने हुए हैं। और साथ ही डी पुरंदेश्वरी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि दरअसल टीडीपी को इनके नाम पर आसानी से मनाया जा सकेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार भी हैं। हालांकि डी पुरंदेश्वरी भी बीजेपी में कांग्रेस से आई थी 2014 लोकसभा चुनाव से पहले। तो किस तरीके से स्पीकर कौन, इसको लेकर सियासत तेज है, जरा सुनिए पहले। I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे और साथ ही आशीष सिंह। तो पहले नीरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं नीरज से, बताइए जरा स्पीकर पद को लेकर आम सहमति बनाने में बीजेपी की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है, सहयोगियों को कैसे मनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से टीडीपी को? देखिए रोमाना, कल एक बैठक हुई। बैठक में सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया था। ये ज़रूर है कि कल उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से जिन्हें आना था के आर नायडू को, वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चूँकि 24 से सत्र शुरू हो रहा है, तो 24 से सत्र की तैयारी, सत्र में क्या कुछ रहने वाला है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उसमें कैसे कैसे पार्टियों का पार्टिसिपेशन होगा, क्या तरीका होगा, लोकसभा के जो मेंबर हैं कैसे वोट डालेंगे, ये तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन ये बात सही है कि अभी फिलहाल इस बात पे सहमत बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट हो, वो कॉमन कैंडिडेट हो, और उसमें किसी की सहमत या सहमति वाली मतलब किसी की नाराजगी जैसी कोई बात ना रहे, मतलब कल के कोई बात बाहर ना निकले या किसी तरह की ऐसी बात ना हो कि हम नाराज हैं। जरा जल्दी से आशीष का रुख करते हैं और आशीष से समझते हैं कि ये बताइए, स्पीकर के नाम पर जिस बैठक में आम सहमति होनी थी आशीष, उस बैठक में टीडीपी का ना पहुंचना, इस गैर मौजूदगी के मायने क्या? जी देखिए, यही रहस्य है जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने लगातार हम टीडीपी के सीनियर लीडरशिप से टच में हैं, हम कई टीडीपी के लीडर से बात कर रहे हैं। आज हमारी 3 एटलीस्ट टीडीपी के सूत्रों से बात हुई है। उनका 2 क्लियर पॉइंट है इन तीनों लीडर्स का। पहला, टीडीपी अपनी तरफ से कोई नाम आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम कॉन्सेंसस के चाहते हैं कि जो स्पीकर का चेहरा हो, स्पीकर का नाम एनडीए की तरफ से घोषित हो, उस पर कॉन्सेंसस
कॉन्सेंसस हो, सहमति हो, उसके ऊपर हम अपनी सहमति देंगे। कॉन्सेंसस की बात कहते हैं, लेकिन वो इस साथ ये भी जोड़ते हैं कि हमारी तरफ से कोई चेहरा या नाम नहीं पुश किया जा रहा है। जब हम बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेगा, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच जरा जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ। दिल्ली सरकार जल मंत्री दिल्ली की आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए जरा सुनते हैं। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अगर दिल्ली वालों को 21 तारीख तक पानी नहीं मिलता तो 21 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। मैम, हरियाणा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हम पर डे दे रहे हैं और दिल्ली की सीमा में जाके वो कहाँ जाता है, ये दिल्ली के ऊपर में जिम्मेदारी है। क्या आप लोग कुछ ये तय कर पाए हैं कि हरियाणा आपको 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हर दिन देता है? देखिए, अब तो हम सिर्फ हरियाणा वालों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आज दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी है। अब वो पानी कहाँ से आएगा? इन 28 लाख लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? क्या दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रह जाएंगे? आज दिल्ली के लोग इतने परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार अपना 1.5% पानी भी नहीं दे रही। देखिए, मुझे भी पता है हरियाणा में भी हीट वेव है, हरियाणा वालों को भी पानी चाहिए, लेकिन 3 करोड़ की आबादी पे हरियाणा के पास 6050 MGD का एलोकेशन है। 3 करोड़ की आबादी पे दिल्ली के पास 1050 का, हरियाणा के पास 6500 MGD का एलोकेशन है। दिल्ली के पास 3 करोड़ की आबादी पे 1050 MGD का एलोकेशन है। तो हरियाणा सरकार दिल्ली वालों पर और दिल्ली वालों की जो परिस्थिति है, दिल्ली वालों का जो कष्ट है, उस पर मुझे लगता है हरियाणा सरकार को एक अपना 1.5% पानी देना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी इसमें कुछ करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर फ्राइडे से मैं अनशन पर बैठूंगी। दिल्ली की जल मंत्री को आप सुन रहे थे। आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन अनशन के अलावा और कोई रास्ता दिल्ली सरकार के पास बचा नहीं है। 2 दिन का अल्टीमेटम आतिशी की तरफ से दिया गया है और कह रही है कि अगर 2 दिन में दिल्ली को जल आपूर्ति नहीं की जाती है तो फिर 21 जून वो तारीख है जब दिल्ली की जल मंत्री अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। ये कहना है आतिशी का। दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर कोई समाधान निकल नहीं पा रहा, हरियाणा सरकार से सहयोग मिल नहीं रहा, ये कहना है आतिशी का। और अब 2 दिन का समय, 2 दिन का अल्टीमेटम, अगर समाधान नहीं निकला, दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दिया तो फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं बैठूंगी। तो आतिशी को आप सुन रहे थे। और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके का एक असहमति नजर आ रही है एनडीए के भीतर, इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। एनडीए के सहयोगी अड़े तो स्पीकर चुनाव में रोड़े, ये वो बड़ा सवाल है जिस पर राकेश शुक्ला जी आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा? नौबत आएगी? नहीं, एनडीए के अंदर चुनाव नहीं होगा। हाँ। और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि यदि हमको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो हम स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक टीडीपी का बात है तो मुझे नहीं लगता कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से स्पीकर को लेकर किसी तरह की अड़चन पैदा की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि टीडीपी ये जरूर अपने क्षेत्र के लोगों को मैसेज कर रही है कि हम एनडीए गवर्नमेंट में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप याद करिए यूपीए 1 में लेफ्ट पार्टी की तरफ से कांग्रेस को समर्थन दिया गया था, लेकिन बार बार ये जताया जा रहा था कि हम आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो जब गठबंधन की सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत नहीं होता किसी बड़े दल के पास, तो क्षेत्रीय दल इसी तरह का नखरा दिखाते हैं और अपने महत्व को जताने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये टीडीपी की गैर मौजूदगी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए एनडीए में, ये संकेतों की राजनीति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई संकट पैदा होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जिस तरह की सीता जी का बयान है कि वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है इस मामले पर, तो अकेले टीडीपी इसमें असहमत होकर के कुछ नहीं कर सकती। टीडीपी सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति कर रही है कि स्पीकर के मामले में उसकी सलाह, उसकी राय को महत्व दिया जाए। नहीं तो अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल करके
इसका वो करें, तब उसका महत्व होता है। अकेले टीडीपी इस हैसियत में नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि उससे संख्याबल भी नहीं, संख्याबल नहीं है ना उसके पास, क्योंकि टीडीपी के अलग होने के बाद भी संख्याबल बहुमत है और स्पीकर आसानी से भारतीय जनता पार्टी का चुना जा सकता है। ठीक है, तो मतलब बीजेपी के पसंद पर ही टीडीपी को राजी होना होगा या फिर टीडीपी की जो रजामंदी है उसको बीजेपी को लेना जरूरी होगा? नहीं, बीजेपी की रजामंदी, बीजेपी की इच्छा, बीजेपी का नाम, वही स्पीकर तय होगा मोटे तौर पर। टीडीपी का जो रवैया है वो नखरा नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि इस मौके पर अपने राज्य के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या करवाया जा सकता है या कोई बात की जा सकती है, वो एक तरीका होता है कि ये बताया जाए। और जैसे चर्चा हुई कि वो मैसेज भी दे रहे हैं अपने प्रदेश के लोगों को कि भाई हम वी आर इम्पॉर्टेंट, और ये नहीं है कि हम बीजेपी के कहे कहे पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे न तो एनडीए की तरफ से कोई चुनाव की संभावना लग रही है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कोई स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी संभावना लग रही है। सरकार आगे जाकर उनसे एक आम सहमति की बात करेगी, और उनकी कोशिश भी स्पीकर के लिए नहीं है, वो डिप्टी स्पीकर के लिए है कि भाई इस दबाव में एक कम से कम डिप्टी स्पीकर उनको मिल जाए, वो एक्सरसाइज हो रही है। और एक जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें ये सारी एक्सरसाइज चलती रहती है, लेकिन न तो कोई बहुत बड़ा संकट है और न कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक, बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत इस बात से हुई है कि विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस के नेतृत्व में, ये एक दाव चला कि अगर भाजपा के अंदर दूसरे दल से आए किसी व्यक्ति जैसे भर्तृहरि मेहताब या डी पुरंदेश्वरी का स्पीकर के लिए नाम आता है तो हम सहमत हैं। इससे टीडीपी और जेडीयू को थोड़ी सी हिम्मत बंधी है। रही बात कि दोनों मिलके नहीं सामने आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही चलेगा। ये जब कोएलिशन की राजनीति चलती है उसमें दोनों हर बार साथ नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए अभी अभी सरकार में आए हैं, एक भी बड़ा पार्टनर, सबसे बड़ा पार्टनर अगर रूठ जाता है, किसी भी तरह से शामिल नहीं होता है बातचीत में, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। दूसरा, फिर और ज्यादा बार्गेनिंग पावर में आ जाता है। फिर रही बात कि ये इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संकट की बात नहीं है, लेकिन सरकार के लिए ये तुरंत स्पीकर के पद में, और मुझे लगता है विपक्ष अपना उम्मीदवार ला सकता है स्पीकर के लिए भी, क्योंकि उन्हें एक पोस्चरिंग करनी होगी कि सरकार के साथ अब हमारे पास भी चुनाव में खड़े होने लायक संख्या है, और वो पूरी जोर लगा के एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं स्पीकर पर। सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, स्पीकर पर आम राय या चुनाव होना तय, ये वो बड़ा सवाल है जिस पर यहां पर चर्चा बनती है। जहां पर मुकेश केजरीवाल जी ने बात खत्म की थी, राकेश शुक्ला जी वो ये कह रहे थे कि साहब बहुत मुमकिन है कि ऑपोजिशन की तरफ से भी खुद को असर्ट किया जाए, और आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है। स्पीकर पद के लिए कभी पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव नहीं हुआ है, इस बार ये देखने के लिए मिल सकता है क्या? देखिए, पिछले 10 साल में आप देखिए तो विपक्ष थोड़ा सा कमजोर था। कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था, मतलब पर्याप्त सीटें नहीं थी, विपक्ष के पास भी पर्याप्त सीटें नहीं थी। लेकिन इस बार विपक्ष के पास 234 का एक आंकड़ा है, और मुझे लगता है उसको लेके वो एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है कि इस संख्या बल के साथ जाके स्पीकर के लिए चुनौती खड़ी विपक्ष नहीं कर सकता। वो एक तरह से ये दबाव बना रहे हैं, कम से कम डिप्टी स्पीकर ही तो हमको दे दीजिए, क्योंकि आप तो 10 साल हमें एलओपी तक नहीं दिए। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। बाकी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। देखिए, 10 साल एलओपी वो तो बनता ही नहीं था, क्योंकि आपके पास वो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं था सांसदों का। लेकिन पिछले पूरे टर्म में डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली रहा है, और ऐसा भी पहली बार ही देखने के लिए मिला जब 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं था। डिप्टी स्पीकर का पद पहले भी अपने जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे भी 3 बार खाली था, पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा में। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई परंपरा हुई है। हाँ। तो ये कोई परंपरा नहीं कि नहीं आप डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए ही। हाँ। तो बाध्य नहीं है, ये एक परंपरा है, कोई ऐसी नीति और नियम नहीं है कि उसके लिए डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया ही जाना चाहिए। तो इस बार क्या वो डिप्टी स्पीकर का पद लेकर ही रहेगा विपक्ष, या फिर स्पीकर पद के लिए यहाँ पर जोर आजमाइश देखने के लिए मिलेगी? देखिए, नेहरू जी के समय भी विपक्ष बहुत कमजोर था, बहुत नंबर उसके नहीं थे, नंबर कांग्रेस के पास ही सबसे ज़्यादा थे, तो जाहिर है उन्होंने नहीं दिया। उसी तरह जैसे 2019 से लेकर के 24 तक विपक्ष बहुत कमज़ोर था, और मौजूदा जो सरकार, मोदी जी की सरकार थी, उसने नंबर नहीं दिया। तो ये जब सत्ता पक्ष के पास जबरदस्त बहुमत होता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज़ को अनदेखा कर देता है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। लेकिन जब सत्ता पक्ष की सरकार गठबंधन की होती है और विपक्ष मजबूत होता है, तब डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिला है। जैसे मनमोहन सिंह के समय
अकाली दल के चटवाल साहब थे, फिर करिया मुंडा रहे उसके, या उस वक्त जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी तब सूरत भान में पहली बनी थी, उसमें भी थम्बी दुराई थे, लेकिन सहयोगी थे, वो एआईएडीएमके के सत्ता पक्ष के थे। तो अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद, कि विपक्ष और सत्ता पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, जिसको कहते हैं ना कि तान करके खड़े हुए हैं। ठीक है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार काफी दिन बाद ये हुआ है, क्योंकि 10 साल से लगातार एक तरफा सरकार रही है। मतलब मामला बहुत बराबरी पर आ गया है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है सर, देखिए, ये स्पीकर के पद पर मुझे अब भी नहीं लग रहा कि कोई चुनाव होने की संभावना है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि वो पहली बार एक स्ट्रांग अपोजिशन काफ़ी लंबे समय बाद बना है। वो पोस्चरिंग के लिए भी ये बात बना रहा है और प्रेशर के लिए भी, ताकि डेप्यूटी स्पीकर का पद मिल जाए। मैं थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि आज़ादी के बाद से केवल पहली बार 17वीं लोकसभा में ऐसा हुआ कि डिप्टी स्पीकर नहीं था। पहली बार ऐसा? पहली बार ऐसा शुक्ला जी कह रहे थे कि 3 बार ऐसा हुआ है। वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय जवाहरलाल नेहरू के समय भी नहीं हुआ, केवल अपोजिशन अपोजिशन नहीं, वो एलओपी का पद की बात आप कर रहे हैं। एलओपी जो है वो नहीं रहा था, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी हमेशा ही रहा। और वो कांग्रेस का तब से कभी खाली नहीं। 17वीं लोकसभा में केवल ऐसा हुआ कि जब ये नहीं रखा गया, और अपोजिशन चाहेगा कि उनको ये पद मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो, क्योंकि वो समझ रहे हैं। और बीजेपी क्या चाह रही है, टीडीपी भी चाह रही है कि नेहरू जी के टाइम अपोजिशन का था या नहीं, अपोजिशन का तो कोई हो ही नहीं रहा। अपोजिशन का तो ये पीएम सईद और सूरज भान जब आए हैं, जब वाजपेयी सरकार आई तो उन्होंने पीएम सईद को बनाया। उससे पहले सूरज भान बने थे कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट सरकार में, तो उस समय तो सब कुछ इतना मिला जुला था कि वो खिचड़ी में पता ही नहीं पड़ रहा था कौन अपोजिशन में कौन सरकार में। लेकिन वाजपेयी सरकार के वक्त में पहली बार ऐसा हुआ कि जब कांग्रेस की तरफ से पीएम सईद को डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया, समझे, अपोजिशन की तरफ से। और उसके बाद काफी समय तक ये चलता रहा कि परंपरा की तरह से उसको कन्वेंशन की तरफ से, लेकिन ऐसा बीजेपी क्लियर कट अपोजिशन में थी उस समय, लेकिन डिफरेंट सरकार की ऐसी खिचड़ी नहीं थी। वो 96, 97, 98 में जिस तरह से अपोजिशन बना, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो यदि आप रूल्स रेगुलेशन देखेंगे, पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि अपोजिशन से होना चाहिए। आर्टिकल 93 जो डिप्टी स्पीकर जो बनाता है, उसमें इस बात की चर्चा नहीं की गई। उसने कहा कि संवैधानिक 2014 में थम्बी दुराई को बना दिया गया था, वो एआईएडीएमके और सहयोगी के थे। मुकेश केजरीवाल जी, बिल्कुल, देखिए, मुझे ये बात स्पष्ट लगती है कि जब से डिप्टी स्पीकर का पहली बार बने हैं, उसके बाद से कभी ये खाली नहीं रखा गया पूरे और उनका काम क्या है? उनका काम है लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने में स्पीकर की मदद करना। तो आखिर ये जो सदन को चलाने का काम है, ये विपक्ष के को साथ लेके ही होगा। विपक्ष अब इतनी मजबूत स्थिति में है, डिप्टी स्पीकर के पास कोई और बहुत बड़ा अधिकार होता नहीं है सदन को चलाने में। तो देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर पर आम सहमति बनेगी क्या एनडीए के भीतर, और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार डिप्टी स्पीकर नियुक्त होगा क्या, और अगर होगा तो फिर सत्ता पक्ष अपने ही किसी सहयोगी को या फिर विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा होगा जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी को यूपी में लोकसभा चुनाव में जोरदार झटका लगा, लेकिन यह झटका क्यों लगा, इसी को लेकर अब समीक्षा चल रही है। और इस समीक्षा से जो बड़ी खबरें छनकर सामने आ रही हैं, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के वोट एक खास पैटर्न में कम हुए। पूरब से लेकर पश्चिम तक एक विशेष पैटर्न था जिसके अंतर्गत वोटों में कमी आई, ये बात सामने आ रही है। औसतन 6 से 7% तक वोटों की कमी का एक पैटर्न दिख रहा है। हार की समीक्षा में यह बड़ा खुलासा हुआ। पार्टी की यह समीक्षा रिपोर्ट 25 जून तक सामने आ सकती है और पार्टी सभी 80 सीटों पर प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा में पार्टी नेताओं की 40 टीमें जुटी हुई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के पास अयोध्या और अमेठी की समीक्षा की जिम्मेदारी है। अब तक की समीक्षा में ये खास पैटर्न है। इस खास पैटर्न में वोटों में कमी की बात सामने आ रही है और कितनी 6 से 7% वोट कम हुए हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के चलते। देखिए, आज बीजेपी यूपी की सबसे हॉट सीट फैजाबाद में हार की समीक्षा करने वाली है। इसी फैजाबाद सीट के तहत अयोध्या में बीजेपी को जो हार मिली उसकी समीक्षा होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसकी समीक्षा करेंगे। फैजाबाद सीट में विधानसभावार ये समीक्षा की जाएगी। 25 जून तक इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जरा अभिषेक का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि आखिरकार ये जो समीक्षा की जा रही है, अभी तक क्या तस्वीर उभर रही है और आगे के लिए क्या रोड मैप है। अभिषेक,
रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि जो अभी तक बात सामने आई है, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, पैटर्न की बात सामने आई है। और ये जो पैटर्न है, ये पाया गया है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक एक खास पैटर्न में वोट बीजेपी के कम होते गए हैं। और इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो जाति गोलबंदी एक बड़ी वजह बताई जा रही कि जाति गोलबंदी जिसकी शुरुआत पश्चिम से हुई और उसके बाद वही जाति गोलबंदी अलग अलग समुदायों, अलग अलग जातियों के रूप में वही अलग अलग जगहों पर देखा गया और उसका एक बड़ा असर पड़ा है। संविधान वाली बात अंदर तक गई है, ये भी एक बड़ी वजह। अभी तक जो रिपोर्ट में, अभी चूंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है तैयार करने वालों को, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दो और बड़े इशू हैं। एक तो टिकट वितरण की बात पहले ही कही जा चुकी है, लेकिन एक जो नौकरशाही का इशू है, एक जो गवर्नमेंट का इशू है, वो भी सामने आया है। और वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि किस तरह से जनप्रतिनिधि जो थे, जो संगठन के लोग थे, उनका मोरल डाउन था, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, काडर हतोत्साहित था, अफसरशाही नौकरशाही से बुरी तरह से परेशान था और गवर्नमेंट की ओर से जो एक संगठन के साथ में जो तादाद में होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी जो जानकारी इस जो 40 टीमें लगी हुई हैं उनको जो जानकारी दी गई है, उसमें ये भी अहम चीज है। आज अयोध्या की समीक्षा हो रही है, 2 बजे मुझे लगता है जरा संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये सारे जो यहाँ पर मुद्दे गिनाए हैं अभिषेक ने, वो सारे चले या फिर इनमें से कोई मुद्दा पश्चिम में ज्यादा प्ले अप हुआ और कोई मुद्दा पूरब में ज्यादा प्ले अप हुआ? संजय त्रिपाठी। बहुत सारे मुद्दे अभिषेक उपाध्याय ने बताए। अभी 1-2 मुद्दे और हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। एक तो देखिए, पेपर लीक एक बड़ा विषय था जिसको अखिलेश यादव से लेकर के समूचे विपक्ष ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, उनको लेकर के युवाओं में खासी नाराज़गी थी और इस नाराज़गी की जो आग थी उसको सुलगाने का काम विपक्ष ने भरपूर तरीके से किया है, चाहे वो पहला चरण हो चाहे 7वां चरण हो। अखिलेश यादव हर मंच से पर्चा लीक की बात करते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन का बहुत बड़ा विषय था जिसको अखिलेश यादव ने हर मंच पर उठाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें पाती है तो वो संविधान में बदलाव कर देगी, वो आरक्षण में छेड़छाड़ कर देगी। एक और गंभीर विषय अग्निवीर का था। अग्निवीर चूँकि फौज की तैयारी गाजीपुर से ले करके और गाजियाबाद तक के युवा करते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर तमाम युवा सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं जिससे कि वो फौज में भर्ती हो सके और एक अच्छी नौकरी उनको मिल सके। लेकिन उसके जो परिवर्तन किए गए अग्निवीर योजना के तहत, उस योजना को लेकर भी युवाओं के भीतर अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष ने जो उसकी विषय थे, जो समस्याएं थी अग्निवीर योजना में, उनको बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया था, जिनका भी असर काफ़ी देखने को मिला। और एक विषय जो अभिषेक भी बता रहे हैं, वो मैं भी रोमाना बताना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ताओं में, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको उनमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनकी किसी भी विषय पर सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो थाना स्तर हो या जिला स्तर हो। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती थी और कार्यकर्ताओं की क्या बात करें, वरिष्ठ पदाधिकारियों तक की वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। आपने जो बात कही है ना, अभी इसी से जोड़कर एक सवाल और जल्दी से अभिषेक उपाध्याय के पास एक बार फिर से चलेंगे। और इस बीच ये 7 चरणों का चुनाव था और चुनाव के बीच के चरणों में वो जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाला बयान आया, खासतौर से आरएसएस को लेकर कि कैसे अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये वाला फैक्टर, इसको भी काउंटिंग किया जा रहा है या नहीं अभिषेक? देखिए, इसको इस तरह से काउंटिंग किया जा रहा है कि आरएसएस का जो सपोर्ट होना चाहिए था, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी, वो कोऑर्डिनेशन की कमी वहाँ भी दिखाई पड़ी। वो कोऑर्डिनेशन उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होता है। इसमें जेपी नड्डा के बयान का कितना असर था, ये मेरे ख्याल से 25 को रिपोर्ट आएगी, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। संजय जो पेपर लीक वाली बात कर रहे थे, वो भी वाकई बहुत ही अहम मुद्दा है और वो भी रिफ्लेक्ट किया है, वो सही जानकारी है संजय की दी हुई। पेपर लीक वाला मुद्दा भी संगठन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, बल्कि संघ और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, वो भी काउंटिंग किया गया है ना। संगठन और सरकार और संघ और सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो भी काउंटिंग की गई है। लेकिन कौन सा फैक्टर, उसका कितना असर देखने के लिए मिला, ये तो जब वो समीक्षा रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी, अभिषेक उपाध्याय, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए जरा चर्चा करते हैं इसी मुद्दे को लेकर। सवाल आपके सामने अब हम टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आने वाले हैं और जो सवाल हमने तैयार किया है वो ये कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, अंदर की बात पता चली। समीक्षा रिपोर्ट का इंतजार है लेकिन तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई नजर आ रही है। राकेश शुक्ला जी,
देखिए, मेरा मत ये है कि 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा वोट बैंक साथ में जुड़ा और एक बड़ी सीटें जीती, उसके पीछे कारण ये था कि धर्मवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गोलबंदी करने में सफल रही। 2024 में वो गोलबंदी टूट गई। अब आप देखिए, सारी सीटों का समीकरण एक नहीं है, अलग अलग है। उसमें एक इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि वो होगा, और उसका परिणाम देखने के बाद पता चलेगा कि जो 10 विधानसभा सीटें का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो कहा गया कि योगी को बदल दिया जाएगा, क्या उसका भी एक कारण था कि वहाँ के मतदाताओं ने कम वोटिंग की, कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें ना हासिल कर पाए। भाजपा की तरफ से उस बात का खंडन नहीं किया गया, कोई नेता सामने नहीं आया और ये नहीं बोला कि योगी नहीं बदले जाएंगे। दूसरा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये दो बदल दिए जाएंगे का जो पैटर्न है, शायद ये सही था या नैरेटिव सही है या गलत है। जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, उससे तस्वीर ये क्लियर होगी कि ये नैरेटिव भी तो नहीं था कि वहाँ की जनता चाहती हो कि योगी रहे आए, और ये एक नैरेटिव बनाया गया। विनोद जी, जो बात यहाँ पर शुक्ला जी कह रहे हैं ना कि साहब वो योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके का बयान दिया और राजपूत वोटर नाराज है, ये तो जब चुनाव शुरू हुआ, मतलब उस समय से ही बात सामने निकल कर आ रही थी, उसका असर हो सकता है। देखिए, शुक्ला जी की बात से असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने जो दोनों कारण बताए, दोनों कारण वाकई महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन कोई भी चुनाव के जो नतीजे होते हैं सिर्फ एक कारण से नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि 1970 जैसा माहौल हो या 84 जैसा माहौल हो कि एकदम एक तरफा एक कारण पर हो जाए। आमतौर पर चुनाव में हार जीत के कई कारण होते हैं। शुक्ला जी ने जो दोनों कारण बताए बड़े महत्वपूर्ण कारण, दोनों कारण है, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो भी कारण थे। इसके अलावा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अति आत्मविश्वास था, जिसको अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो अति आत्मविश्वास ये था कि मोदी जी और योगी जी जब प्रचार के लिए निकलेंगे तो उनकी लोकप्रियता और करिश्मे के सामने बाकी सारे फैक्टर गौण हो जाएंगे। न कोई संविधान को पूछेगा, न कोई जाति को पूछेगा, न कोई कैंडिडेट को देखेगा, न कोई कुछ देखेगा, सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट बिल्कुल झोला भर भर के गिरेंगे। वो जो अति आत्मविश्वास था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हो, उसके कारण भी बहुत सारे जो चीजें ठीक की जानी चाहिए थी वो भाजपा समय पर नहीं कर पाई। और तीनों कारण जो शुक्ला जी बता रहे हैं, विनोद जी बता रहे हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान का असर क्या हुआ? उसका असर इन सबको मिलाकर ये हुआ कि बहुत सारी जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014-2019 में जुड़ी थी, खासतौर से यदि संविधान बदलने की बात हुई तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। योगी जी को बदलने की बात हुई तो उससे एक बड़ी जाति जो बीजेपी का वोटर रही उससे हो गई। और जो विनोद जी जो बात कर रहे हैं उसको अक्सर शुक्ला जी, आज पता नहीं वो शायद भूल गए, करते थे चर्चा कि कार्यकर्ता जो है वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता था नेताजी को कि आप ही तो ऑर्गेनाइजर, आप ही कैंडिडेट बना रहे हो, आप ही जनसभा तय कर रहे हो। कहता था कि आप तो जीत ही रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो नहीं आ रहा, जीत ही रहे तो फिर मेरी क्या जरूरत। और मतदाता भी ये सोचा कि जब आप जीत ही रहे हैं तो मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल ये 6 to 7% पैटर्न की बात, तो मतलब पैटर्न क्या, ये तो फैक्ट है कि ये सारा कम हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है, और मैं ये नहीं समझ रहा कि भूपेंद्र चौधरी जी की समीक्षा रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि अध्यक्ष जी की वजह से ये हारे। ये तो आने वाला नहीं है उस समीक्षा रिपोर्ट में। लेकिन बड़ा झटका हुआ है कि अयोध्या जैसी सीट पर पार्टी हार जाए, वाराणसी जैसी सीट पर 3 लाख का मार्जिन कम हो जाए, लखनऊ जैसी सीट में आए, प्रयागराज हार जाए, तो वो एक बड़ा झटका। अब वो रिव्यू रिपोर्ट क्या बना रहे हैं, समीक्षा रिपोर्ट में अपनी समीक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है कि इस समीक्षा का असर क्या होगा, सही बात है, पॉलिटिकल असर, तो वो भी ध्यान रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक चीज और जोड़ दूं, जो मुझे जानकारी मिली कल रात को, हो सकता है अभी क्योंकि कंफर्म नहीं की गई है, संघ प्रमुख की और योगी जी की 2 बार मुलाकात हुई है गोरखपुर में, जिसको अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं किया गया, और उसमें किस तरह से विस्तार से बात हुई है। क्योंकि आप देखिए एक बड़ा जो पैटर्न दिख रहा है कि बीजेपी में यदि 33 सीटें आपने कम कर दी, 44% आपका स्ट्राइक रेट हो गया, तो कोई बीजेपी में योगी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा? अगर वो जिम्मेदार हैं तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? इसका मतलब योगी जी को अलग रख के ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि योगी जी से इस्तीफा मांगे। ठीक है सर, जो बात हो रही थी कि हार के कारणों की, एक तो पार्टी में जरूर इस बात की जांच पड़ताल होगी, विश्लेषण होगा, लेकिन पब्लिकली उस बात को अगर जो कारण होंगे वो पब्लिकली तो पार्टी बताएगी। तो ये उम्मीद नहीं रख सकते, जायज़ भी नहीं है कि पार्टी इंटरनल जो सर्वे करे, जो जानकारी ले। पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने, पार्टी के जो नेतृत्व से बातचीत हुई, समीक्षा हुई, उसमें 3 मुख्य कारण उन्होंने बताए।
उनका कहना था सबसे पहला कारण है कि हमें गैर यादव ओबीसी का वोट पिछली बार से बहुत कम हुआ। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि संगठन ने, पार्टी की जो इकाइयां थी, चूंकि जो उम्मीदवार थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो संगठन में जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनसे अलग थे, तो उनका कहना था हारे हुए उम्मीदवारों का कि संगठन का हमें सहयोग नहीं मिला। और तीसरा उनका कहना था कि जो स्थानीय नेता थे, जो लोकसभा के कैंडिडेट्स थे, उनका काम राज्य सरकार उस तरह से नहीं कर रही थी जैसे करना चाहिए था। ये 3 बातें कही हैं। दूसरी बात मुझे जो लग रही थी कि संघ का ने उस तरह से जोर नहीं लगाया। मुझे लगता है, मैंने संघ को करीब से देखा है, संघ चुनाव के दौरान जो बहुत बातें होती है मीडिया में, उससे अलग संघ की बड़ी भूमिका होती है कि वो जाति की दीवार तोड़ दे तो भाजपा के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। उसमें संघ, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, जरा वो भी ले आइए यहाँ पर, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे कि साहब ये जिस तरीके से अयोध्या की समीक्षा करने वाली है बीजेपी, तो उसी पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुजफ्फरनगर और अयोध्या, भीतरघात ने डुबोई लुटिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपसी कलह थी कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गई। और अब मुजफ्फरनगर में तो हम देख रहे हैं कि नतीजे आ गए हैं, बावजूद इसके मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लड़ाई ऐसी बढ़ गई है वहाँ पर इन दोनों के बीच, संजीव बालियान और FIR हो गई। हाँ बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में विश्व के 3 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा वृंदावन। बनारस को अभी हम किनारे करके चल रहे हैं। 3 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जिनमें 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और तीसरे में उसका वोट % गिरा है, मथुरा में। सबसे प्रमुख बात यह है कि धर्म स्थल को भारतीय जनमानस उसी स्वरूप में देखना चाहता है जिस स्वरूप के बारे में उसने पढ़ा है। तो यदि त्रेता युग का हम देखना चाह रहे हैं अयोध्या, तो हम उसको कलयुग की अयोध्या नहीं देखना चाहेंगे। प्रयागराज को यदि हम सतयुग से सुन रहे हैं कि सतयुग में प्रयागराज ऐसा था, संगम तट ऐसा था, तो हम उसको कलयुग के हिसाब से नहीं देखेंगे। वृंदावन में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वृंदावन अपनी कुंज गलियों के लिए पहचाना जाता है। यदि वहाँ कॉरिडोर बन जाएगा बिहारी जी मंदिर से यमुना तक, तो वो सारी बस्तियां उजड़ जाएंगी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, सारी कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। ये भारी पड़ रही है। नहीं, बात विकास की नहीं है, बात यह है कि विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आप चिर पुरातन नित्य नूतन संघ कहता है कि हमें पुरानी चीजों को नए तरीके से करना चाहिए, तो आप उस परिपाटी को लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। फिर समीक्षा की जहां तक बात है, तो वहां शहरी क्षेत्र में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हारी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसके पास ओबीसी और दलित वोट है, वो लल्लू सिंह का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। फिर आप मुजफ्फरपुर का देखें तो मुजफ्फरनगर में हार जीत का एक अलग कारण सामने आया है, और उस कारण के चलते वो सबके सामने भी है। वो तो भीतरघात है, वो तो कह रहे हैं आपस में तुमने हरा दिया, तुमने तो हरा सिर्फ दिया। मुजफ्फरनगर ही नहीं, आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो क्या सभी सीटों को संगीत सोम ने हरा दिया? ठीक है, तो उसका कारण महत्वपूर्ण ये कि सिर्फ एक सीट नहीं, कई सीटें हैं और कई सीटों के हार के अलग अलग कारण। ठीक है, देखिए मुजफ्फरनगर की जहाँ तक बात करें, पहली बात तो ये कहना मतलब मुझे लगता है अतिशयोक्ति है कि योगी जी की जो लोकप्रियता खाली राजपूतों में है, ऐसा नहीं है। राजपूतों में उनकी एक विशेष लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन योगी जी की एक आम जनमानस में उत्तर प्रदेश में एक छवि, एक लोकप्रियता है। और यही वजह है कि जब योगी को हटाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है या सड़क पर चर्चा चल रही थी, तो सिर्फ राजपूत ही नहीं, बहुत सारे वो लोग जो योगी के कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति को लेकर हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक, हाँ, इन सब की वजह से उनको अपना नेता मानते हैं, वो सब उदासीन हुए। मुजफ्फरनगर में क्या है कि संगीत सोम और ये क्या नाम है, संजीव बालियान, इनके बीच में झगड़ा पुराना है। हाँ, जब विधानसभा चुनाव हुए और संगीत सोम हारे, तो संगीत सोम का आरोप था कि संजीव बालियान ने हरवा दिया। और संजीव बालियान पिछला चुनाव भी मात्र 6000 वोट से जीते थे। हाँ, अजीत सिंह से। हाँ, कोई बहुत लंबे चौड़े अंतर से नहीं जीते, जबकि पुलवामा की लहर थी बालाकोट की उत्तर प्रदेश में। लेकिन और इस बार जो हारे हैं, इस बार तो आरएलडी भी साथ आ गई थी ना? आरएलडी तो साथ आ गई, लेकिन आरएलडीओ के जो जयंत चौधरी हैं, वो निष्क्रिय इसलिए रहे कि उनके पिताजी को संगीत सोम ने, इन्होंने संजीव बालियान ने हरवाया था। दूसरी बात यह है कि हरिंदर मलिक जो है, दरअसल संगीत सोम का जो, मैं बार बार संगीत सोम बोल रहा हूँ, संजीव बालियान का जो व्यवहार है, उसको लेकर के बहुत तरह की शिकायतें मुजफ्फरनगर के लोगों में रही हैं। और उसके उल्टे हरिंद्र मलिक जो हैं, वो पुराने लोकदल के नेता रहे हैं, वो ज्यादा हम्बल हैं। हाँ। और वो भी उसका भी फायदा उनको मिला, खास करके जाटों के बीच में ही। तो ये सब कारण भी है। अकेले संगीत सोम की इतनी हैसियत नहीं है कि मुजफ्फरनगर इस सीट में वो चुनाव हरवा दे। लेकिन ये जो भीतरघात वाली बात कही जा रही है ना, और इससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे कि साहब वो जो कार्यकर्ता था वो निकला नहीं कि जब नेताजी जितवा रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है, मतदाता की जब ये जीती रहे हैं तो मेरे एक वोट की क्या अहमियत है। तो क्यों ना उस सबको इस भीतरघात से भी जोड़ लिया जाए।
कि वो सब कुछ मिलाकर है। यही कह रहा हूँ कि एक ही चीज नहीं, संगीत सोम पर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत दोष मुक्त कर दीजिए, लेकिन वो अकेले नहीं है, बहुत सारे कारण है। लेकिन अयोध्या को दूसरे तरीके से, अयोध्या और मुजफ्फरनगर को एक साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अयोध्या केवल भीतरघात की वजह से नहीं आ रहे हैं, अयोध्या में एक जाति की राजनीति बड़ी काम आई और वहाँ जो अवधेश जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुए, उनको पासी वोट और जो ओबीसी और पिछड़ा जो वोट था वो बड़ी संख्या में मिला है, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी यानी फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो वहाँ 5 विधानसभा हैं, उसमें से 4 में समाजवादी पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है और जो अयोध्या सीट है जहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है वो बहुत कम मार्जिन से है, 6000-7000 वोट है। तो इसका मतलब पूरे फैजाबाद में जो है राम का जो धर्म का जो मुद्दा था, जो चलना चाहिए था, जिसके लेकर वो नहीं चला और जातिवाद की राजनीति वहां पर ज्यादा असरकार रही। और लल्लू सिंह जी को लेकर पहले भी ये हो रहा था कि उनकी बजाय कोई कैंडिडेट बदलना चाहिए था, वहाँ पार्टी के लोगों का कहना और था। लल्लू सिंह तो वही थे जिनकी तरफ से वो बयान दिया गया था जी, संविधान वाला। हाँ, संविधान वाला जो बयान था, संविधान वाली बात नहीं दिया था। और ऐसे में अगर वो वोट छिटका जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब वो नॉन यादव ओबीसी वोट जो छिटका बीजेपी से, तो वो तो यहाँ सीधे लिंक होता है। और दूसरा ये अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो भाजपा के साथ साथ संघ पे क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए। संघ का एकमात्र जो सबसे बड़ा एजेंडा है, अगर आप संघ में कभी भी जाएंगे, सबसे पहला एजेंडा ये होता है कि जातियों को तोड़ना है। अगर उसके बावजूद जो पिछले चुनाव में उन्हीं इलाकों में जातियों ने अपने बंधन तोड़ के वोट किए योगी और मोदी के लिए, फिर इस बार उस पर आए, तो क्या संघ बूथ मैनेजमेंट में उतना सक्रिय नहीं होता, उसके पास उतने लोग नहीं होते हैं, लेकिन एक माहौल बनाना होता है कि हमें जाति के नाम पे नहीं, हिंदुत्व के नाम पे लड़ना है। वो अगर फेल हुआ है तो भाजपा के साथ साथ संघ की भी एक हार है। संघ को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। चुनावी राजनीति को देखेंगे तो संघ उसका सहयोगी संगठन है। हाँ। कि उसके काम में जो, बल्कि ये समझना चाहिए कि संघ जो है चुनावों से पहले जितना काम करता है वो बीजेपी की मदद करता है कि वो वहां पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन चुनाव के दिन संघ काम कर रहा हो वो नहीं, वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। उससे पहले माहौल बनाने में, और जो मुकेश जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जातियों को तोड़ने में उनकी संघ की भूमिका निरंतरता में रहती है, वो चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। और ये कोशिश लगातार मोहन भागवत जी के आने के बाद से हुई है कि जो एक मिशन उन्होंने दिया था, एक गांव एक शमशान एक मंदिर, तो उसका मतलब ही था कि जातियां तोड़े और सब लोग एक साथ। हम लोग जो चुनाव से पहले लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे थे, और यहाँ पर जातियों को उनकी जाति की पहचान की वजह से जो सबसे बड़ा लाभ आरक्षण वाला मिल रहा था, जब उसी पर तलवार लटकती हुई नजर आई तो फिर वो कैसे अपनी पहचान को भूल जाएंगे? हम लोग कई मामलों में बाकी मुद्दों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका असर ही नहीं पड़ा, खाली जातियां एकजुट हो गई। महंगाई का भी असर पड़ा है, बेरोजगारी का असर पड़ा है, अग्निवीर जैसी योजनाओं का असर पड़ा है। तो खाली ये कहना कि सिर्फ जातियां एकजुट हो गई, अगर बहुत सिंप्लीफिकेशन है